इन सभी का आभार प्रकट करते हुए, जैसे कि मेरे सहयोगी अनिल जी ने आपको बताया, हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस आयोजन की। और सबसे पहले हम आवाज देते हैं, आमंत्रित करते हैं राजेश जोशी जी को, जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेश जोशी जी। आपके बारे में बस थोड़ा सा इतना बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि आपका जन्म 18 जुलाई को नरसिंहगढ़ के मध्य प्रदेश नरसिंहगढ़ में हुआ है। और यहाँ पर आप एक हिंदी साहित्य की, हम सभी जानते हैं साथियों कि आप सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिनके बारे में कुछ भी बोलना कम होगा। और आपको आपके जितनी भी अनिल जी, जैसा हम सभी जानते हैं जी ना कि राजेश जी को बहुत सारे सम्मान मिले हैं, उनमें से कुछ के नाम मैं ले लेती हूँ, कुछ आप बता दीजिएगा, है ना। मैं तो सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं, चार पंक्तियां याद मैं आती है। राजेश जी को, हाँ, मुझे चार पंक्तियां नहीं राजेश जी राजेश के जी की, सम्मान में मैं पढ़ना अपना धर्म हाँ समझता हूँ कि जी, संगीत बिनी यह जिंदगी मधुरिम नहीं होती। संगीत बिनी यह जिंदगी मधुरिम नहीं होती। आंख वो पत्थर की है जो नम नहीं होती, और जिसके दिलों क्या में बात, स्वरों की ही ज्योत जलती हो, वो रोशनी दीपावली से कम नहीं होती। वो रोशनी बहुत दीपावली से सुंदर कम अनिल जी, नहीं होती। बहुत सुंदर अनिल जी। और मैं बता दूं हमारे साथियों को, हमारे दर्शकों को, कि राजेश जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिला ही है, साथ में मुक्तिबोध पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, शमशीर सम्मान और पहल सम्मान के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान भी प्राप्त है। राजेश जी, आपकी कुछ पंक्तियों से आपका स्वागत मैं भी करना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर। वो है जी, चांद से मेरी दोस्ती हरगिज न हुई होती, चांद से मेरी दोस्ती हरगिज न हुई होती, अगर रात जागने और सड़कों पर फालतू भटकने की लत न लग गई होती मुझे स्कूल के दिनों में। राजेश जी, आपकी लत हमें लगी हुई है, आपकी कविताओं की लत हमें लगी हुई है, तो हम उसी लत को और रोक नहीं पा रहे हैं, लोग संवरण नहीं कर पा रहे हैं आपको सुनने का। आपका स्वागत है राजेश जी, हमें अपनी कविताओं के इस सुंदर सी कविताओं की जो भी हमारी श्रद्धा है, आप हमें प्लीज हमें भिगोइए आपकी कविताओं की इस अच्छे से रस से। स्वागत है, स्वागत है। तो सबसे पहले तो ये 24 घंटे निरंतर चल रहा जो काव्य पाठ का आयोजन है, इस के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उसने मुझे कविता पढ़ने का अवसर दिया। हरीश नवल जी, पूनम सागर जी, नरेश चंद्र जोशी जी, नीता जोशी जी और सोनाली जी जो भी संचालन कर रहे हैं, सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। और इसमें बहुत सारे प्रवासी भारतीय कवि भी पढ़ रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत सुखद है कि हिंदी का एक बड़ा समाज इसमें पढ़ रहा है। और ये एक ऐसा आयोजन है जो पहले कभी इस तरह की कल्पना नहीं की गई कि 24 घंटे कोई निरंतर काव्य पाठ चलता रहे। तो ये इस काव्य पाठ के लिए भी अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ और कृतज्ञता भी ज्ञापित। कुछ कविताएं मैं सुनाता हूँ और ये पहली कविता है, कवि चांद और बिल्लियां। जरूर सर, प्लीज। ये ऐसा अनुगूंज क्यों हो रही है? वापस रिपीट आवाज इको हो रहा है ना, इको हो रहा है। हाँ, हाँ इको हो रहा है। सर, आपका कोई दूसरा माइक भी चालू है क्या साथ में? नहीं, मेरा तो कोई माइक यानी कोई सर देखते हैं। ये जरा सा देखिए, वो क्योंकि रिपीट हो रहा है। अभी नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूँ वो रिपीट हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा अब है। ठीक हो। तो ये कविता सुनाता हूँ, कवि चांद और बिल्लियां। ये हो रहा है रिपीट। सोनाली जी, ये रिपीट हो रहा है। सर मैं देख रही हूँ, मैं वही बात कर रही हूँ सर, रुकी।
पढ़ूं? हाँ सर, प्लीज पढ़ूं पढ़िए, क्या? प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी, स्वागत है सर, स्वागत है सर, स्वागत है। तो ये कविता है कवि चांद और बिल्लियां। रिपीट तो हो रहा है नहीं, कुछ हम आपको, प्रॉब्लम है। राजेश जी, हम आपको दो दो बार सुन पाएंगे, हमारा सौभाग्य समझिए ना। एक बार नहीं, दो बार ही राजेश जी को सुन पाएंगे, जोशी जी। ठीक, तो जैसा भी है, तो पाणिनि से पूछा गया कि भाषा को कैसे बरतना चाहिए, भाषा का उपयोग किस तरह करना चाहिए, तो उनने उसका उत्तर दिया। वो जो जी उत्तर जी, पाणिनि ने दिया कि कवि भाषा को कैसे बरते, उसका रेफरेंस यहाँ इस कविता में है, जो आप जान जाएंगे तो उसको। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। क्या कहने, वाह वाह वाह। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। मन की ही तरह उनके हिस्से में भी आया भटकना। अव्वल तो वो पालतू बनती नहीं, और बन जाए तो भरोसे के लायक नहीं होती। उनके पाँव की आवाज नहीं होती। हरी चालाकी से बनाई गई उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। चांद के भ्रम में वो भगोने में रखा दूध पी जाती। चांद के भ्रम में वो भगोनी में रखा दूध पी जाती हैं। मन के एक हिस्से से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। चांद के हिस्से में अमरता आई वाह वाह और वाह। बिल्लियों के हिस्से में मृत्यु। क्या बात है सर, क्या बात है। क्या कहने, क्या कहने चांद सर। के हिस्से में अमरता आई और बिल्लियों के हिस्से में मृत्यु। इसलिए चांद से गप लड़ाते कवि का उन्होंने अक्सर रास्ता काटा। इस तरह कविता में संशय का जन्म हुआ। क्या इस बात है तरह सर। कविता में संशय का वाह वाह जन्म वाह हुआ। वाह वाह। बहुत सुंदर। अद्भुत वो सर, अपने अद्भुत। सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने होले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। वे अपने सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने होले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। कवि को जैसे भाषा को बरतने का सूत्र समझा रहे। तो ये पाणिनि का कथन था कि जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उसी तरह भाषा को बरतना चाहिए कि उसमें कोई दांत का यानी कोई घाव न लगे। तो इस तरह भाषा को बरता जाना। तो और कुछ कविताएं सुनाता हूँ, ये अगर रिपीट होना बंद हो जाए तो बहुत ही अच्छा। हाँ, अब बंद हो गया, ये बहुत अच्छा। ये कविता है इसीलिए तो तुम पहाड़। शिवालिक की पहाड़ियां वो हैं जिसपे शिमला स्थित है। शिमला में जो पहाड़ियां हैं वो शिवालिक की रेंज है। वो काफी ऊंची पहाड़ियां हैं, हिमालयन रेंज ही कहलाती है वो। शिवालिक की पहाड़ियों पर चढ़ते हुए हांफ जाता हूँ। सांस के संतुलित होने तक पौड़ियों पर कई कई बार रुकता हूँ। आने को तो मैं भी आया हूँ यहाँ एक पहाड़ी गांव से। विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा है जो चारों ओर से। मेरा बचपन भी गुजरा है पहाड़ियों को धांगते, अवान्तर दिशाओं की पसलियों को टटोलते और पहाड़ी के छोर से उगती यज्ञ अश्व की खोपड़ी जैसी ऊंचाएं देखते हुए। सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़। सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़ है। अगस्त्य को दक्षिण का रास्ता देने के लिए वो झुक गया था और सदियों से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने कितनी बार विंध्याचल के कान में जाकर फुसफुसा कर कहा, चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर कहा कि ऋषियों की बातों पर भरोसा करना बंद कर। ऋषि अपने स्वयं के झूठ से नहीं डरते। ऋषि अपने स्वयं के झूठ से नहीं डरते, वो सिर्फ दूसरों को झूठ से डरना सिखाते हैं। पौड़ियां चढ़ते हाफ जाता हूं।
पर शिवालिक की चढ़ाइयां हैं कि कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मेरी हिम्मत जहां जवाब दे जाती है, वहां से ही कोई अगली चढ़ाई शुरू हो जाती है। साथ चलता दोस्त कहता है कि अगस्त यहीं आए थे और इन पहाड़ों से वापस कभी नहीं लौटे। मैं कहता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं कि अगस्त दक्षिण गए थे या आए थे शिवालिक की पहाड़ियों में। मैं कोई ऋषि नहीं, एक साधारण सा कवि हूं जो दिन रात की जद्दोजहद के गीत लिखता है। मैं वापस लौट कर जाऊंगा, मैं वापस लौट कर जाऊंगा जरूर। और एक बार फिर विंध्याचल को बताने की कोशिश करूंगा कि अगस्त के लौटने की प्रतीक्षा फिजूल है। तुम अब अपनी कमर सीधी कर लो और अपने पूरे कद के साथ खड़े हो जाओ तनकर। मैं तब भी तुम्हारे मजबूत कंधों पर बैठकर दूर तक फैले जीवन के रंग बिरंगे मेले देखूंगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूँ, हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूँ, और ज्यादा मजबूत हैं तुम्हारे कंधे। ज्वालामुखी के बहते हुए लावे के अचानक रुक कर ठहर जाने की छवियां हैं तुम्हारी चट्टानों। तुम्हारी गुफाओं में सुरक्षित हैं हमारे पूर्वजों की उकेरी हुई शिकार खेलने और आग जलाने की छवियां। मुझे तुम हमेशा अच्छे लगते हो। मेरी आत्मा की चील ने तो बना लिया है तुम्हारी चट्टान पर अपना स्थायी घोंसला। तुम्ही ने सिखाया है मुझे, तुम्ही ने सिखाया है मुझे कि झुक जाना छोटा हो जाना नहीं। तुम्ही ने सिखाया है मुझे कि झुक जाना छोटा हो जाना नहीं है। जानता हूँ किसी जरूरतमंद को रास्ता देने को तुम झुक गए, इसीलिए तो तुम पहाड़ हो। और एक और कविता मैं सुनाता हूँ। डर में ये आवाज पर क्यों गूंज रही है ये समझ में नहीं आ रहा। ये अभी बंद हो गई थी, फिर वापस गूंजने लगी। ऐसा नहीं, कोई अब नहीं गूंजेंगी, अब नहीं किसी का गूंजेंगी। माइक ऑन। ये छोटी सी कविता है, मैं झुकता हूं। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूं। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूं। रोटी का कौर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूं अपनी थाली पर। जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूं, झुकता हूं, झुकता हूं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने। झुकता हूं लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने, जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती हैं आंखें। झुकता हूं जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आंखें झुकती। झुकता हूं जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आंखें झुकती हैं। ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। झुकता हूं जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है। झुकता हूं जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है। ये कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों या अवगुणों को ही व्यक्त नहीं करता। कहावतें अर्थ से ज्यादा अभिप्राय में निवास करती हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये कविता है उल्लंघन। इसमें मुक्तिबोध की एक कहानी है, पक्षी और दीमक, उसका एक रेफरेंस आता है, वो में आई जाएगा। उल्लंघन।
उल्लंघन कभी जानबूझकर किए और कभी अनजाने में। बंद दरवाजे बचपन से ही मुझे पसंद नहीं रहे। उल्लंघन कभी जानबूझकर किए और कभी अनजाने में। बंद दरवाजे बचपन से ही मुझे पसंद नहीं रहे। एक पांव हमेशा घर की देहरी से बाहर ही रहा मेरा। व्याकरण के नियम जानना कभी मैंने जरूरी नहीं समझा। इसी कारण मुझे कभी दीमक के कीड़ों को खाने की लत नहीं लगी और किसी व्यापारी के हाथ मैंने अपना पंख देकर उन्हें खरीदा नहीं। ये मुक्तिबोध की कहानी का रेफरेंस है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी आजादी, और उससे भी ज्यादा मुश्किल था हर पल उसकी हिफाजत करना। कोई ना कोई बाज झपट्टा मारने को आंख गड़ाए बैठा ही रहता था किसी न किसी डगाल पर। कोई सांप रेंगता हुआ चुपचाप चला आता था घोंसले से अंडे चुराने। मैंने तो अपनी आंख ही तब खोली, मैंने तो अपनी आंख ही तब खोली जब सविनय अवज्ञा के आह्वान पर सड़कों पर निकल आया देश। क्या बात है, उसके बहुत नारे सुंदर, बहुत सुंदर। उसके नारे ही मेरे कानों में बोले गए पहले शब्द थे। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी चीजों को उलांग गया। उलांगी गई चीजों की बाढ़ रुक जाती है, ऐसा माना जाता था। कई बार लगता है कई बार लगता है कि उल्लंघन की प्रक्रिया उलट बांसी बनकर रह गई है हमारे मुल्क में। हमने सोचा था कि लांग आए हैं हम बहुत सारी मूर्खताओं को, अब वो कभी सिर नहीं उठाएंगी। लेकिन एक दिन वो पहाड़ सी खड़ी नजर आई और हम उनकी तलहटी में खड़े बोने थे। लेकिन ये ना समझना कि मैं हताश होकर बैठ जाऊंगा। उल्लंघन की आदत तो मेरी रग रग में मौजूद है। बंदर से आदमी बनने की प्रक्रिया के बीच इसे अपने पूर्वजों से पाया है मैंने। मैं एक कवि हूं, मैं एक कवि हूं, और कविता तो हमेशा से ही एक हुक्म उदूली है। हुकूमत के हर फरमान को ठेंगा दिखाती। कविता उल्लंघन की एक सतत प्रक्रिया है। व्याकरण के तमाम नियमों और भाषा की तमाम सीमाओं को का उल्लंघन करती। वे अपने आप ही पहुंच जाती है वहां जहां पहुंचने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैंने। एक कवि ने कहा था कि स्वाधीनता घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। उसे पाना होता है बार बार, लगातार। तभी से न जाने कितने नियमों की अविनय सविनय अवज्ञा करता पहुंचा हूं मैं यहाँ। बहुत सुंदर है सर, बहुत सुंदर है। मतलब आपकी कविताएं सब तरह से, मतलब हर तरह की आपके जज्बात और जो बिंब आप प्रयोग करते हैं वो सब इतना खूबसूरत है जोशी जी कि आपको सुनना अपने आप में एक उत्सव है। थैंक यू। तो मुझे ये बता दीजिएगा कि कब बंद करना है। ये वो हम नहीं बताएंगे, हम आपको सुनते ही रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं, दूसरे लोगों को भी सुनाना। तो नहीं, मैं बता देंगे जोशी बहुत जी। छोटी सी कविता सुना रहा हूँ, पृथ्वी का चक्कर। पृथ्वी का चक्कर। ये पृथ्वी सुबह के उजाले पर टिकी है और रात के अंधेरे पर। ये पृथ्वी सुबह के उजाले पर टिकी है और रात के अंधेरे पर। ये चिड़ियों के चहचहाने की नोक पर टिकी है और तारों की झिलमिल लोरी पर। तितलियां इसे छूकर घुमाती रहती हैं चाक की तरह। बचपन से ही सुनता आया हूं उन किस्सेबाजों की कहानियां जो कहते थे कि पृथ्वी एक कछुए की पीठ पर रखी है, कि बैलों के सींगों पर या शेषनाग की थूतन पर रखी है ये पृथ्वी। ऐसी तमाम कहानियां और गीत मुझे प्रिय हैं। ऐसी तमाम कहानियां और गीत मुझे प्रिय हैं जो पृथ्वी को प्यार करने से पैदा हुए। मैं एक आवारा की तरह घूमता रहा, लगातार चक्कर खाती इस पृथ्वी के पहाड़ों, जंगलों और मैदानों में। मेरे भीतर और बाहर गुजरता रहा पृथ्वी का घूमना। मेरे चेहरे पर उम्र की सारी लकीरें पृथ्वी की परिक्रमाओं से बनी है। और
ये जोशी कविता जी, सुना रहा हूँ। आपको 2 मिनट रुकूंगी। आपको सुनने के लिए हमारे साथ बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं और उनकी लगातार हाँ। प्रतिक्रियाएं भी हमें मिल रही है। और आपको हाँ बताना हाँ चाहूंगी, आपके लिए हाँ रीता दास जी लिख रही है बहुत खूब, और आपके लिए अनामिका चक्रवर्ती जी भी लिख रही है, क्या बात है। इंदु सिंह लिख रही है, अद्भुत पृथ्वी। और रीता दास जी का भी एक आपके लिए एक फरमाइश है, मैं आपको हाँ। बताती हूँ दोबारा से। और बहुत सारे अच्छा लोग ठीक हैं जो लिख रहे हैं। भरत आर्या जी लिख ठीक है। रहे हैं, बहुत सुंदर, क्या बात है। मतलब मैं आपको कह रही हूँ जोशी जी, आपके लिए हमारे पास इतने सारे दर्शक जुटे हुए हैं कि आप अभी समय की बात तो ना करें, आप निर्बाध हमें कविता सुनाइए, हमें सराबोर कीजिए आपकी इतनी अद्भुत कविताओं से। ठीक है, तो ये कविता है रोशनी। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था, इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। कभी कभी अचानक जब घर की बत्ती गुल हो जाती थी, तो किसी न किसी पड़ोसी के घर में जलाई गई मोमबत्ती की कमजोर सी रोशनी हमारे घर तक चली आती थी। कभी कभी सड़क की रोशनियां खिड़की से झांक कर घर को रोशन कर देती। और कुछ नहीं तो कहीं बहुत भीतर बची हुई कोई धुंधली सी मगर जिद्दी रोशनी कम से कम इतना तो कर ही देती थी कि दिया सलाई और मोमबत्तियां ढूंढकर जला दी जाएं। कोई कहता है कोई कहता है इतना अंधेरा तो तब भी नहीं था जब अग्नि काठ में या पत्थर के गर्भ में छिपी थी। तब इतना धुंधला नहीं था आकाश, नक्षत्रों की रोशनी धरती तक ज्यादा आती थी। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था, इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। लगता है ये सिर्फ हमारे गोलार्ध पर उतरी रात नहीं, पूरी पृथ्वी पर धीरे धीरे फैलता जा रहा अंधकार है। अंधेरे में सिर्फ उल्लू बोल रहे हैं और उनकी पीठ पर बैठी देवी फिसल कर गिर गई है गर्त में। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था कि मुंह खोलकर अंधेरे को कोई अंधेरा न कहे। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था कि मुंह खोलकर कोई अंधेरे को अंधेरा न कह सके, कि हाथ को हाथ भी न सूझे, कि आंख के सामने घटे अपराध की कोई गवाही न दे सके। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं। ये कविता सुनाता हूँ। जोशी जी, हाँ आ, हाँ, बताइए बताइए। जब, हाँ आप और सुनाइए ना। हाँ सुना रहा हूँ। मतलब अभी 2-3 कविताएं और कितना ठीक है, अभी तो टाइम है। चलिए, तो बिल्कुल अलग तरह की कविताएं मैं आपको सुना रहा हूँ। ये कह सकते हैं ये प्रेम कविताएं हैं। एक कविता है उसकी, गृहस्थी। थकी हारी लौटी है वो ऑफिस से अभी, थकी हारी लौटी है वो ऑफिस से अभी, टिफिन बॉक्स को रसोई में रखती है, मुंह पर पानी के छींटे मारती है, बाहर निकल आई लट को वापस पहुंचती है बालों में, आंखों को होले से दबाती है हथेलियों से, उठती है और रसोई घर की ओर जाने को होती है कि मैं कहता हूं, बैठो तुम, आज मैं चाय बनाता हूं। मैं कहता हूं, बहुत बैठो तुम, आज मैं चाय बनाता हूं। मेरी आवाज की नोक मुझी को चुभती है, गैस जलाकर चाय का पानी चढ़ाता हूं, दूसरे ही पल आवाज लगाता हूं, सुनो, शक्कर किस डब्बे में रखी और चाय की पत्ती कहाँ है? सुनो, शक्कर किस डब्बे में रखी और चाय की पत्ती कहाँ है? साड़ी का पल्लू कमर में खोसती हुई वो आती है, मुझे हटाते हुए कहती है, हटो, तुम्हें नहीं मिलेगी कोई चीज। होठों को तिरछा करती अजीब ढंग से मुस्कुराती है, मुश्किल है उस मुस्कुराहट का ठीक ठीक अर्थ समझा पाना। जैसे कहती हो जैसे कहती हो ये मेरी सृष्टि है, तुम नहीं जान पाओगे कभी
कि किन बादलों में रखी हैं बारिशें और किन में रखा है कपास। जैसे कहती हो ये मेरी सृष्टि है, तुम नहीं जान पाओगे कभी कि किन बादलों में रखी हैं बारिशें और किन में रखा है कपास। गजब कोई है डब्बा सर, खोलते हुए कहती है, कोई बहुत डब्बा सुंदर। खोलते हुए कहती है, ये तो मैं हूं कि अबेर रखा है सब कुछ, वरना तुम तो ढूंढ नहीं पाते अपने आप को। जाओ बाहर जाकर टीवी देखो, एक काम पूरा नहीं करोगे और फैला दोगे मेरी पूरी रसोई। क्या बात है, ओह, बहुत सुंदर जोशी जी। मतलब एक आम से घर की कितनी खूबसूरत चीज आपने, मतलब बहुत सुंदर। इतना मतलब आपको सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं। पंडित रोहित मिश्र कह रहे हैं क्या बात है। अनामिका चक्रवर्ती लिख रही है, हमें आपकी कविताओं पर गर्व है रवि राजेश जी। और भरत आर्या जी लिख रहे हैं, आहा आहा बहुत ही मासूम कविता। और पंडित रोहित मिश्र आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। और ऐसे हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। और मैं आपसे कहूंगी राजेश जी, इस कविता को सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा। सच है, ये एक गृहिणी का ही संसार है और उसमें हस्तक्षेप को कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। और इसे आपने बहुत खूबसूरती से अब हमें सुनाया है। तो धन्यवाद। तो ये एक और कविता सुनाता हूँ, पीठ की खुजली। पीठ की खुजली हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है, अनाम दास का पोथा अथर्वख्याख्यान, जिसमें रेख जो है वो, तो उसकी पीठ में खुजली होती है और वो रानी के जो रथ है टूटा हुआ, उससे अपनी पीठ खुजाता है। ऐसी रेफरेंस बता रहा हूँ। ये पीठ की खुजली करके कविता है। अभी अभी लौटा हूँ सारे काम धाम निपटाकर, रात का खाना खाकर, अभी अभी कपड़े बदल कर घुसा हूँ होटल के बिस्तर में। अभी अभी लौटा हूँ सारे काम धाम निपटा कर, रात का खाना खाकर, अभी अभी कपड़े बदल कर घुसा हूँ होटल के बिस्तर में। और रह रह कर पीठ में खुजली हो रही है, और रह रह कर पीठ में खुजली हो रही है, रह रह कर आ रही है इस समय तुम्हारी याद। काम आ सकती थी जनेऊ इस समय, पर उसे तो बहुत पहले छोड़ आया पैतृक घर की खूंटी पर। कोई बैलगाड़ी भी नहीं यहाँ के जिसके पहिए से टिक कर खुजला लूं अपनी पीठ। जहां तक जा सकता है ले जाता हूं खींच कर पीठ पर अपना हाथ, लेकिन ये नामुराद खुजली हर बार और आगे खिसक जाती है मेरे हाथ की पहुंच से। मेरे हाथ की हद के आगे से शुरू होती है तुम्हारी हथेली की याद। मेरे हाथ की हद के आगे से शुरू होती है तुम्हारी हथेली की याद। याद ने भी क्या कारण खोजा है आने के लिए घर से इतनी दूर इस गुलाबी नगर में। क्या बात है ये कभी जोशी जी, राजस्थान, ये कवि बहुत जयपुर सुंदर। में लिखी हुई कविता। एक कविता और इसी क्रम में सुना रहा हूँ। नहीं उस सर, प्लम्बर का आपको नाम क्या है? रोकूंगी, आपको रोकूंगी। पीठ की खुजली, हाँ, इस चीज पर इतनी हाँ, खूबसूरती सुंदरता से कौन लिख सकता है, तो आप ही लिख सकते हैं। हाँ, मतलब क्या बात है। है ना अनिल जी? चलिए, ये कविता है, उस प्लम्बर का नाम क्या है। अच्छा। मैं दुनिया के कई तानाशाहों की जीवनियां पढ़ चुका हूँ। मैं दुनिया के कई तानाशाहों की जीवनियां पढ़ चुका हूँ, कई खूंखार हत्यारों के बारे में भी जानता हूँ बहुत कुछ। घोटालों और यौन प्रकरणों में चर्चित हुए कई उच्च अधिकारियों के बारे में बता सकता हूँ ढेर सारी अंतरंग बातें। और निहायत ही नाकारा किस्म के राजनीतिज्ञों के बारे में घंटे भर तक बोल सकता हूँ धारा प्रवाह। लेकिन घंटे भर से कोशिश कर रहा हूँ, पर याद नहीं आ रहा है इस वक्त उस प्लम्बर का नाम, जो कई बार आ चुका है हमारी पाइपलाइन में अक्सर हो जाने वाली गड़बड़ी को ठीक करने। वो कहाँ रहता है, कहाँ है उसके मिलने का ठिया, कुछ भी याद नहीं। उसके परिवार के बारे में तो खैर हैरत है। हैरत है कि मैं बुरे लोगों के बारे में कितना कुछ जानता हूँ, और उनसे भी ज्यादा बुरों के बारे में कुछ और ज्यादा। जबकि पाइपलाइन में आई किसी गड़बड़ी को किसी तानाशाह ने कभी ठीक किया हो, इसका जिक्र उसकी जीवनी में नहीं मिलता।
ऐसे वक्त हमेशा स्त्रियां ही मदद कर सकती हैं। ऐसे वक्त हमेशा स्त्रियां ही मदद कर सकती हैं। ये थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यही सच है कि स्त्रियां ही उन लोगों के बारे में सबसे ज्यादा जानती हैं जो आड़े वक्त में काम आते हैं, जो जीवन की छोटी छोटी गड़बड़ियों को जो जीवन की छोटी छोटी गड़बड़ियों को दुरुस्त करने का हुनर जानते हैं। पत्नी जानती थी कि 4 दिन पहले जमादारिन के यहाँ बच्चा हुआ है। वो उसके बचपन के लिए वो उसके बच्चे के लिए अपनी बेटी के छुटपन के कपड़े निकाल रही थी। उस वक्त जब थक हार कर मैंने आवाज लगाई कि सुनो, उस प्लम्बर का नाम क्या है? तो बहुत सुंदर जोशी जी। थोड़ी सी प्रतिक्रियाएं मैं हमारे दर्शकों की आपको सुनाती चलूं। अच्छा, पुष्पा गोस्वामी जी आपको नमस्कार लिख रही हैं। अल्पना चक्रवर्ती लिखती है, क्या बात है, बहुत खूब और बेहतरीन रचना है। भरत आर्य आपको फिर बहुत सुंदर लिख रहे हैं। संजय मलिक जी लिख रहे हैं, सराहनीय अविस्मरणीय अभिव्यक्ति है। और समीर चिंचवड़कर लिख रहे हैं, बहुत सुंदर इमेजिनेशन है आपका सर। और इसके अलावा पवन कुमार जैन जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। राकेश जोशी जी, बेहतरीन अदायगी। शुक्रिया शुक्रिया, सबको शुक्रिया, सबको धन्यवाद। ये कविता कितनी देर और पढ़ना है? हाँ, तो एक कविता मैं सुनाता हूँ। ये कविता है कृतज्ञता। सिरहाने जो खिड़की थी, वहां घूमती हवा रात भर मेरी नींद की रखवाली करती थी। सिरहाने जो खिड़की थी, वहां घूमती हवा रात भर मेरी नींद की रखवाली करती थी। बगल में स्टूल पर रखे लोटे से भरा हुआ पानी बगल में स्टूल पर रखे लोटे में भरा पानी रात भर मेरी प्यास की रखवाली करता था। खिड़की के बाहर आसमान पर हजारों तारे थे और एक चांद था जो घूम घूम कर रखवाली करता था मेरी नींद में भटकते सपनों की। सपनों पर हर पल हमला करती कम नहीं थी पल पल घटती घटनाएं। सपनों पर हर पल हमला करती कम नहीं थी पल पल घटती घटनाएं। समय जंगली जानवर सा घात लगाए बैठा था, लेकिन सिरहाने के पास रखने को लोहे के औजार थे और पत्थरों को रगड़कर आग जलाने का हुनर हम भूले नहीं थे। आग के भीतर हमारी आवाज सुरक्षित थी। सपनों की रखवाली करती खुशबुएं फूलों के सिरहाने जगा करती थी। चिड़िया सुबह सुबह जिनकी कृतज्ञता का गीत गाती थी। और मैं एक कविता, मुझे पहले मीता ने कहा था कि वो सुना दूं, तो मैं सुनाता हूँ। पाँव की नस। बहुत सारे लोगों की पाँव की नस कभी न कभी जरूर चढ़ी होगी, और ये कविता उससे बहुत सारे संदर्भों को जोड़कर लिखी गई। पाँव की नस। पाँव की कोई नस अचानक चढ़ जाती है, इतना तेज दर्द के पाँव की मामूली सी जुम्बिश भी इस नामुराद को बर्दाश्त। पूछता हूँ, और भी तमाम नसें हैं शरीर में, सलीके से जो रही आती हैं हमेशा अपनी अपनी जगह। एक यही कमजोर क्यों वक्त बेवक्त ऐंठ कर मेरा सुख चैन छीन लेती है। पैरों के साथ बढ़ती गई न जाने कौन सी लापरवाही का बदला ले रही थी वे नस। मुझे लगा अपनी अकड़ती आवाज में कह रही हो जैसे कि दिन भर बेरहम जल्लादों की तरह थकाया तुमने पैरों को, और बदले में क्या दिया। दिन भर हम्मालों की तरह भार ढोया पैरों ने तुम्हारे शरीर का। कितनी सड़कें नापी, खाक छानी, कितनी आड़ी टेढ़ी गलियों की, कितनी भटकनों की स्मृतियां दर्ज हैं इनके खाते में। इन्होंने जहां चाहा वहां पहुंचाया तुमको। घंटों जूते में कैद रखा तुमने इन्हें। थकान से चूर तुम तो सोते समय भी पैरों को ठंडे पानी से धोना भूल गए और पड़ गए बिस्तर पर। खींच कर अपना हाथ उंगलियों से टोता हूं नस को,
धीरे धीरे सहलाता हूँ, दबाता हूँ। जातियों के जन्म की कोई मनुवादी धारणा कौन सी है दिमाग में, इतनी पीड़ा कि फूट पड़ती है हंसी और कराह एक साथ। ओह, पिंडली की एक नस ने हिलाकर रख दिया मेरे पूरे वजूद को, कितना असमर्थ कर दिया इसने, पाँव को उतार कर जमीन पर टिकाना नामुमकिन। कमबख्त, एक नस ने जरा सा ऐंठ कर हर मुमकिन को कर दिया नामुमकिन। तो ये कविता है। एक कविता और सुनाता हूं। ये कविता है प्रतीक्षा। बता दीजिएगा टाइम। ये कविता है प्रतीक्षा। सर अभी टाइम है, आप बोलिए। अच्छा ठीक है। जब कहीं किसी निर्धारित समय पर पहुंचना हो, मैं अक्सर वक्त से पहले पहुंच जाता हूं। जब कहीं किसी निर्धारित समय पर पहुंचना हो, मैं अक्सर वक्त से पहले पहुंच जाता हूं। वहां कोई नहीं होता जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो, मैं ही बाद में आने वालों की प्रतीक्षा करता हूं। ये हड़बड़ी शायद मुझे मेरे जन्म के साथ मिली है। ये हड़बड़ी शायद मुझे मेरे जन्म के साथ मिली है। कहा जाता है कि मैं 8 मासा ही चला आया था कोख से बाहर। धरती और आसमान की जब आंख लगी ही थी, उसी समय मेरी पहली रुलाई ने उनके सपनों में खलल डाला। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं मनुष्य नहीं, सिर्फ एक प्रतीक्षा हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं मनुष्य नहीं, सिर्फ एक प्रतीक्षा हूँ। सिर्फ एक प्रतीक्षा हूँ, किसी क्लांत प्रजापति के शरीर से अग्नि के प्रकट होने की प्रतीक्षा, सरोवर के किनारे साइबेरिया से आने वाले पक्षियों की प्रतीक्षा, प्रजनन से पहले कौओं के घोंसला बनाने की प्रतीक्षा, विलंब से आने वाली बारिश की प्रतीक्षा, नींबू के वृक्ष पर फूल के फल बनने की प्रतीक्षा, रंगों से आकृति के आकार लेने की प्रतीक्षा, मृत्यु को पार करके मन के चंद्रमा बन जाने की प्रतीक्षा, खुर के निशानों का पीछा करते हुए खोए हुए जानवरों के मिल जाने की प्रतीक्षा, कांच की अलमारी में रखा मैं एक जोड़ी जूता हूं। कांच की अलमारी में रखा मैं एक जोड़ी जूता हूं, जिसके तले में अभी तक कंकर, धूल, कीचड़ कुछ नहीं लगा है। जिसने न कुंवर की धूप देखी है, न भादों की बरसात, जिसने न बसंत का खिलना देखा है, न पूस की रात। मैं तो अभी अपने को पहन लिए जाने और यात्रा पर निकल पड़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तो अभी अपने को पहन लिए जाने और यात्रा पर निकल जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखने हैं कितने मुल्क, कितनी सड़कें नापना है मुझे, कितने नदी, नाले और झरने अभी मुझे हैं पार करने। क्या मैं एक महाकवि के अकेलेपन के बाहर कहीं दूर खड़ी उम्मीद की नाव हूं? कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत दिनों से बंद पड़ी किताब हूं, जिसके पन्ने अपने को पलटे जाने के लिए किसी उंगली की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी आंख की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उसके अक्षरों पर ठहर सकें। मैं अपने को पढ़े जाने की प्रतीक्षा हूं। मैं उन होठों की प्रतीक्षा हूं जो जोर जोर से उच्चरित करें मेरे शब्दों को, असुरों की नींद टूटे और वो अपने पाप से विद्ध कर दें मेरे, फिर ऐसे कटु वचनों का जन्म हो। असुरों की नींद टूटे और वो उसे अपने पाप से विद्ध कर दें, फिर ऐसे कटु वचनों का जन्म हो जो बिना हिचक झूठ को झूठ, अन्याय को अन्याय कह सकें। मैं शब्दों में अर्थ के पैदा हो जाने की प्रतीक्षा हूं। मैं शब्दों में अर्थ के पैदा हो जाने की प्रतीक्षा हूं। मुझे क्षमा करें, शायद मैं निर्धारित समय से पहले आ गया हूं। क्या मुझे बात है। क्षमा करें, शायद मैं निर्धारित समय से पहले आ गया हूं। समय तो यहाँ थक कर बैठा सुस्ता रहा है। मैं उसके उठने और फिर चल पड़ने की प्रतीक्षा हूं। मैं नहीं जानता बाकी लोग कब तक पहुंचेंगे, जिनकी आंखों में अब भी दुनिया को बेहतर बनाने के स्वप्न हैं।
फिलहाल तो मैं उनके आने की प्रतीक्षा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जी, बहुत खूबसूरत। मतलब प्रतीक्षा भी इतनी सुंदर आपने बनाई है, और बहुत अच्छा हुआ कि आप 8 महीने में आ गए, नहीं तो हमें 1 महीना और आपकी प्रतीक्षा करनी होती। और यहाँ पे ना मैं कुछ दर्शकों की प्रतीक्षा नहीं, आपको 2 मिनट रोकूंगी सर। यहाँ पर संजय मलिक जी लिख रहे हैं, सभी प्रतीक्षा करते रहते हैं, या तो कोई समय से आगे या समय से पीछे, है ना। और अल्पना चक्रवर्ती लिख रही है, वाह अतुलनीय प्रस्तुति। समीर पिंचवड़कर लिख रहे हैं, रिसेटेबल। और अनामिका चक्रवर्ती लिख रही है, असाधारण विचार दिन। धन्यवाद, सभी के प्रति आभारी हूँ जो लिख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अंतिम कविता पढ़ी जाए। समय हो गया है, ये अंतिम कविता है, इत्यादि। पढ़ो सर, अंतिम कविता पढ़ो आप सर। है अंतिम कविता पढ़ो। कहा जोशी जी कह रहे हैं आप अभी पढ़िए। हाँ, एक कविता तो पढ़िए। हाँ जी, ये कविता पढ़ रहा हूँ, इत्यादि। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज्यादा होते थे। इत्यादि भाव ताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वे ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे, तब उनके वो नाम भी हमें बतलाए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे, या जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे। कुछ तो ऐसी दुर्घटना में इत्यादि ही रह जाते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि ही करने को सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी। इत्यादि ही करने को सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं। इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिर फिरे कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते। धन्यवाद। राजेश जी, जोशी जी, आपका हम सभी धन्यवाद करते हैं। आपने इतनी सुंदर कविता हमें सुनाई। मतलब इत्यादि ही, वाकई आपने इत्यादि को हाशिए से उठाकर एकदम मेन लाइन में लाकर खड़ा कर दिया, मुख पृष्ठ पर लाकर खड़ा कर दिया। और जो इत्यादि ना हो तो जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं वो सब कहाँ से आएंगे, है ना। आपने बहुत सुंदर कविताएं सुनाई जोशी जी। हम सभी मतलब आपकी इतनी अच्छी बातों को सुनकर इतनी ज्यादा अभिभूत है। मैं तो अभिभूत, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगी। अद्भुत है, अभिभूत है। अनिल जी। जोशी सर, आपने समय दिया, बहुत 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 शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा। चलेगा तो आपको यहीं से आपको हम लोग आपको धन्यवाद बोलते हैं, आभार प्रकट करते हैं जोशी